Okay, so today our Zoom meeting is about sustainable agriculture, and our speaker is Uzair Ahmad from Agriculture University, Peshawar, and he is agronomy researcher as well. So this is the topic that was on demand. A lot of people asked to do some Zoom meeting on the sustainable agriculture in Pakistan because since few years, Pakistan is very much fluctuating in the agriculture field. So I will pass over to Uzair Ahmad. He is more expert and more good researcher in that field, and he will explain much better. So I pass over to you, Uzair. Please explain your topic, sustainable agriculture, especially in Pakistan. So over to you. You can start. Assalamu alaikum. This is Uzair Ahmad. I'm from Pakistan and basically I'm from KPK. I completed my bachelor in 2021 and now I'm in the last semester of my MSc. So, being a crucial issue of today's world, climate change, sustainable agriculture is a terminology which we see all around us. अगर हम एनर्जी सेक्टर में देखें या किसी और सेक्टर में हम देखें तो हमें ये वर्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड लग रहा है। सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिस भी शोबे में हम देखें तो ये वर्ड हर जगह प्रोमिनेंट नज़र आता फिरता है। लेकिन समझना ये है बेसिकली कि इस वर्ड का मतलब क्या है और फिर इसका मतलब एग्रीकल्चर में और फील्ड्स में बनता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्यों ये आजकल इतना ज़्यादा डिबेट में है, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज हों, पाकिस्तान के इश्यूज हों या कोई भी पॉलिटिक्स रिलेटेड इश्यूज क्यों ना हो। सस्टेनेबल वर्ड या सस्टेनेबिलिटी का वर्ड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी को समझने से पहले या इसमें डिटेल में जाने से पहले इस वर्ड को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या है। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि जिस तरह इस वर्ड को हमने डिवाइड किया है, सस्टेन which means to maintain, support, or keep something going on, often over an extended period without it being disturbed, depleted, or damaged. तो वही एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन फर्दर इस तरह करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल हम पैसे की बात कर लें और हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है जिसको हमने मंथ के एंड तक लेकर चलना है कि हम उस पर गुजारा कर सकें, हम उस पर मेंटेन अपनी लाइफ गुजार सकें। तो इसी तरह जो हमें रिसोर्सेज गिवन हैं उसके मुताबिक हमने फ्यूचर को कंजर्व करते हुए प्रेजेंट नीड्स को किस तरह पूरा करना है। मिसाल के तौर पर आज की रिसोर्सेज, आज के जो अखराजात हैं उसे पूरा करने के लिए हम उसमें हमने उसमें जो है कितना उसको यूटिलाइज करना है कि हमारे लिए कल को भी बचा रह सके। उसके सामने है एबल, तो उसका सिंपल मतलब यही है कि टू कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग और डूइंग समथिंग और द कैपेसिटी और द विल। तो इसके बाद पूरे वर्ड्स को देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू मेंटेन और सपोर्ट समथिंग और द लॉन्ग टर्म विदाउट डिप्लीटिंग और डैमेजिंग इट्स रिसोर्सेज। तो वही बात कि एक चीज़ को तो यूज़ करना है लेकिन उसको इसी तरीके से यूज़ करना है कि प्रेजेंट की नीड पूरी हो जाए और वो फ्यूचर के लिए भी कंजर्व रहे। तो ये एक बैलेंस बनाने में एक सूटेबल और एक अप्रोप्रिएट अप्रोच है कि हमारा जो बैलेंस और जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और डिस्टरबेंस भी ना पैदा हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक स्टेबिलिटी रहे। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, तो जिस तरह के कोई भी बात या कोई भी चीज़ बगैर वजह के नहीं होती, इस तरह सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट आने के पीछे भी कोई रीजंस थे जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। रीजंस बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी चीज़ बगैर मकसद के नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा ज़रूर मौजूद होता है। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी और इस की प्रैक्टिसेस और इस वर्ड का जो इनेकाद हुआ, इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। उसमें जो सबसे पहले था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे, वक्त में पीछे जाएंगे और हिस्ट्री को देखेंगे कि जब 1860s में जब इंजन इजाद हुआ और इंडस्ट्रीज ग्रो होना शुरू हुई यूरोप में और अमेरिका में, तो उसी तरह जो उसकी जो कार्बन एमिशंस थी उसके रेट में भी इजाफा हुआ, जो कि दुनिया के जो तमाम कार्बन एमिशंस हैं उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। और इसी वजह से लोग देहातों से मूव होना शुरू हुए शहरों की तरफ, तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ी और पॉपुलेशन जो है एक एरिया में ही कंजेस्टेड हो गई। उसके बाद एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू हुए, क्योंकि उस एमिशंस की वजह से, उन गैसेस की एमिशन जो कि इंजन के चलने से और फ्यूल के जलने से पैदा हो रही थी, उन एमिशंस के की वजह से जो चेंजेस क्लाइमेट में नज़र आना शुरू हुए, तो उसके खिलाफ लोग निकले, उन्होंने एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू की। इसी दौरान वक्त में फिर आगे जो फर्स्ट ऑफिशियली जो सस्टेनेबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ वो था ब्रुंडलैंड्स रिपोर्ट में, जो कि एक बुक थी। उसमें इस बुक में ये जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इशू हुई, तो इस वर्ड का इस्तेमाल इस रिपोर्ट, इस बुक में हुआ फर्स्ट टाइम। उसके बाद ही क्लाइमेट चेंज का वर्ड भी आया और इस पे अवेयरनेस के इश्यूज और इस पे डिबेट स्टार्ट हो गई। फिर आगे चलते हैं बहुत 2012 तक, तो हमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक और टर्मिनोलॉजी, एक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से 17 गोल्स प्रेजेंट हुए, जिसका मकसद ये था कि हम मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करके हम दुनिया में सस्टेनेबिलिटी क्यों लाएंगे, कैसे लाएंगे, सॉरी। तो वो 17 गोल जो थे उसमें फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को भी डिस्कस किए गए थे, उसमें एग्रीकल्चर भी डिस्कस था, उसमें एनर्जी रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस थी, बट इन अ सस्टेनेबल वे, कि उसको मेंटेन कैसे करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व रहे। तो ये कुछ मिसालें हैं जो कि जिसकी वजह से सस्टेनेबल वर्ड पैदा हुआ और इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। तो वही बुक में ये स्टेटमेंट मेंशन था कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये जो था ये फर्स्ट टाइम इस बुक में 1987 में यूज़ हुआ। उसके बाद जो जाने माने कुछ साइंसदान या कुछ राइटर्स, उन्होंने भी एक कंसेप्ट अपने स्टेटमेंट पेश किए जो कि आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, जिसमें ये दो स्टेटमेंट्स भी शामिल थे जिसके मीनिंग बहुत डीप हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये थे, अच्छा, तो ये थे वो स्टेटमेंट जो बुक में दिए गए थे, और वो बुक पब्लिश हुई थी 1987 में यूनाइटेड नेशन की जानिब से ऑक्सफोर्ड प्रेस की मदद से। उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट या दूसरा जो स्टेटमेंट
जो पैराफ्रेज करके इस राइटर ने प्रेजेंट किया, द पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल फ्लरिश फॉरएवर। तो ये सस्टेनेबिलिटी के थ्रू से ही पॉसिबल है, इसका और कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि अब हमें इतनी रिसर्च और इतनी इनोवेशंस के बाद मालूम हो चुका है कि जो रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं जो पिक्चर गिवन है, और उस पिक्चर पे लिखा गया है कि देयर इज नो प्लेनेट बी। तो ये बहुत ही छोटी बात लग रही है, लेकिन ये बात है असल में इंतहाई बड़ी। वी हैव नो अदर चॉइस एंड दैट्स अ बिटर रियलिटी, बिकॉज अभी तक अगर कोई आप में से एस्ट्रोनॉमी का शौक रखता है, तो अभी तक जितने टेलीस्कोप या जितने प्रोजेक्ट्स या जितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 planets and exoplanets, these are called exoplanets because these are out of our solar system, has been discovered, but no planet carries life. किसी planet पे भी लाइफ मौजूद नहीं है। इवन अ सिंगल बैक्टीरिया, माइक्रोब, इस किस्म की भी लाइफ के कोई ट्रेसेस ही नहीं मिले हैं अभी तक। तो आप अपने आप को काफ़ी लकी कंसिडर करें कि लाइफ इज़ सो रेयर एंड वी आर एंजॉइंग इट। तो इससे ये साबित होता है कि इस प्लेनेट को बचाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे हमसे आगे आने वाली जनरेशन के लिए, और क्या वैल्यू है इस प्लेनेट की। तो अब जब सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये बेसिकली है क्या, एक लेमैन के वर्ड्स में हम इसे जुगाड़ कह सकते हैं कि हमें खर्च नहीं करना, हमें इस तरीके से खर्च करना है कि आने वाले वक्त के लिए भी बचा रह सके। वो चाहे पैसा है, वो चाहे रिसोर्सेज हैं, वो चाहे दुनिया के जो एग्रीकल्चर वाइज देख लें तो जितने भी जो केमिकल्स या जो लैंड यूज़ होती है, तो वो सारी कुछ इनफाइनाइट है और वो एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। Sustainable agriculture is basically the eco-friendly farming approach meets present needs without compromising the future. तो वही बात हुई, वही कंसेप्ट अब सस्टेनेबिलिटी का जब एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इन अ वे इन विच द एनवायरनमेंट इज नॉट डैमेज एंड द रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। तो इसमें इन्वायरमेंट जो होती है वो प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उसे कंजर्व करना है। अगर उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा गोल तो अचीव हो जाएगा, जो हमारी नीड है वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होगी। फ्यूचर में उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि फ्यूचर में होगा क्या, और फ्यूचर में हमने उसका वर्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे। और दूसरी, इकोनॉमिकली भी वाइबल है, क्योंकि इकोनॉमी पे बर्डन आता है जब हम क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा रिसोर्सेज को ख़रीदने के लिए या उसे इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा इकोनॉमी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इवेंचुअली बर्डन डालती है एक मुल्क की इकोनॉमी पर। In the next slide, we have some effects that sustainable agriculture or some advantages of sustainable agriculture that has on our environment and ourselves. So सबसे पहले 1 नंबर पे है कि ये इम्प्रूव इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो जब एग्रीकल्चर इस वे में होगा कि हमारी जो है इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो, तो लाजमी है कि इन्वायरमेंट पे उसका इफेक्ट कम होगा। दूसरा है मिनिमाइजिंग ऑफ ऑफसेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है और चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स,
तो उन फर्टिलाइज़र जो लीच होते हैं, लीचिंग का मतलब ये है कि जब वो पानी के ज़रिए उस फील्ड से निकलते हैं और तालाब में या दरिया में शामिल होते हैं, तो मेरीन लाइफ को उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा कंटिमिनेशन होती है। तो उस कंटिमिनेशन की वजह से जो मेरीन लाइफ होती है काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो थर्ड पर रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क, तो लाज़मी बात है जब ये जो जब एग्रीकल्चर में जो प्रैक्टिसेस हैं जिसके एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और जब उन चीज़ों की कमी आती है एग्रीकल्चर में, तो उसी वजह से फिर एनवायरमेंटल रिस्क जो हैं वो भी कम होते हैं। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज एंड कंजर्वेशन, तो ये है फोर्थ नंबर पर। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब कभी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करने की नीड पड़ती है एग्रीकल्चर में, तो हम रिसोर्सेज ज़्यादा कर देते। तो उसका नुकसान ये था कि हमें 1% इंक्रीज के लिए 3 to 4 टाइम रिसोर्स इंक्रीज करने पड़ते हैं, जिसमें वेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उन वेस्टेज का फिर असर एनवायरनमेंट पे बहुत ख़राब पड़ता है। तो उसी वजह से जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ये अप्रोचेस हम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो रिसोर्स यूसेज है वो ऑप्टिमाइज, मतलब एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट में है उसी में हम यूज़ करेंगे, जिससे एडवर्स इफेक्ट में भी कमी आएगी। हाई प्रोडक्शन बेनिफिट्स एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन, वही बात कि प्रोडक्शन तो इन अ वे ज़्यादा ही होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर कम आएगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल अप्रोच है। इवेंचुअली उसके बदले में हमें इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन मिलेगा। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। If we move to the next slide, you can clearly see the statements. Sustainable agriculture is essential to ensure the continued availability of resources for farming, protect ecosystem and preserve biodiversity. तो जितने लिमिटेड अमाउंट में और जितने इस तरीके से रिसोर्स इस्तेमाल होंगे कि वे फ्यूचर के लिए भी बचे रह सकें, और जितने रिक्वायर्ड अमाउंट में हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऑब्वियस बात है कि वो फ्यूचर के लिए भी कंजर्व रहेंगे और हम उसका इस्तेमाल फ्यूचर में भी कर सकेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं शामिल करना चाहूँगा कि अगर आपके पास 2 कनाल का प्लॉट है और उसमें आपने किसी किस्म के ग्रासेस वगैरह लगाए हुए हैं अपने कैटल्स के लिए, तो बेहतर ये होगा कि आप पहले उसको डिवाइड करें और पहले एक एरिया में आप अपने कैटल्स ग्रेस करें, और जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप जो डिवीज़न का जो दूसरा पार्ट है उसमें आप जो है अपने कैटल्स को ग्रेस करें, तो जो टाइम पीरियड उसको रेस्ट मिलेगा तो उसमें वो दोबारा ग्रो हो चुके होंगे, निस्बतन इसके कि आप सबको छोड़ दें एक ही पीस ऑफ लैंड पे, तो वो सारा खा लेंगे और उसके बाद फिर कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये एक और एग्जांपल है सस्टेनेबिलिटी की, कि प्रेजेंट में इस तरह यूज़ करें कि फ्यूचर में वो कंजर्व रहें। Secondly, it plays a crucial role in promoting food security, enhancing rural development, and mitigating the impacts of climate change. वही जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जांपल फ्यूल का इस्तेमाल, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर्स अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, और वो ट्रैक्टर्स इतने आउटडेटेड हैं कि जहाँ नया ट्रैक्टर आपका का फ्यूल 1 लीटर इस्तेमाल करता है, तो उसके निस्बत में वो ऑलमोस्ट 10 लीटर्स तक डीजल इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि वेस्टेज है, और जो उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करती हैं। बाय अडॉप्टिंग
अच्छा, by adopting sustainable agriculture practices, we can safeguard natural resources, reduce environmental degradation, and contribute to a healthier and more resilient planet. तो इसी अप्रोचेस को अडॉप्ट करके हम जो रिसोर्सेज हैं उसको मेंटेन रख सकते हैं। एनवायरनमेंट की जो ख़राबी है उसको भी हम लोग एनवायरनमेंट को भी हम ख़राब होने से रोक सकते हैं, और जिसके रिजल्ट में हमें एक हेल्दियर प्लेनेट मिलेगा और जो बहुत लॉन्ग अरसे तक सरवाइव कर सके। अब इम्पोर्टेंस पता चलने के बाद ये ज़रूरी है कि हम देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है सस्टेनेबिलिटी के मामले में। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो दुनिया में हो रही हैं उनका क्या बेनिफिट है, और उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करता है। ये हम तो कहते आ रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, जो यूसेज है वो कम है, क्योंकि उसके ओवर यूज़ की वजह से बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। लाजमी बात है, बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, लेकिन उस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन तो इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो हमें डिज़ायरेबल आउटपुट तो नहीं मिलेगा, और फिर हम डिमांड किस तरह पूरी करेंगे, तो वो अभी आपको इधर से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टुगेदर। तो उसमें सबसे पहले है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट नाम से ही जाहिर है कि फार्मिंग इन एन ऑर्गेनिक वे। जिस तरह हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर लें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, जिस तरह मैनोर्स हैं, जिस तरह बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं क्रॉप की, तो वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का कंसेप्ट है जिसमें हमें ये चॉइस मिलती है कि एक क्रॉप के बाद दूसरा कौन सा क्रॉप लगाना है जिसमें हमें फ़ायदा मिले। तो ये भी आप कमिंग स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब बेसिकली है जब हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं क्रॉप प्लांटिंग से पहले, जब सॉइल प्रिपेयर की जाती है उसे हम टिलेज कहते हैं। तो उस टिलेज के दौरान हम डिफरेंट मशीनरीज, रोटावेटर, कल्टीवेटर्स इस्तेमाल करते हैं जो सीड बेड बनाता है। जो सॉइल हम प्रिपेयर करते हैं सीड प्लांटेशन के लिए उसे हम सीड बेड कहते हैं। तो वो बनाने के लिए जो टिलेज प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को इंतहाई डिस्टर्ब करती हैं। तो उसको कंजर्वेशन टिलेज या ज़ीरो टिलेज का कंसेप्ट है, वो कैसे होता है वो हमें कमिंग स्लाइड में हम देखेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री ये बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर टुगेदर। एक ही पीस ऑफ लैंड पे हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों करते हैं, तो उसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जब एग्रीकल्चर क्रॉप्स और एग्रोनॉमी का जो सबसे बड़ा हर्डल और जो सबसे जो इशू और जो मैनेज करना पड़ता है वो होते हैं पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट। क्योंकि क्रॉप पर काफ़ी डिजीज़ आती हैं, काफ़ी पेस्ट पेस्ट मतलब आपके जो जो क्रॉप को एज अ पैरासाइट इस्तेमाल करते हैं, उन पे पैरासाइट बन के रहते हैं और क्रॉप को एज अ होस्ट समझते हैं। तो उन इंसेक्ट और पेस्ट को हमने मिटिगेट करने के लिए काफ़ी केमिकल्स और काफ़ी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होते हैं, जो कि फूड को भी और फ्रूट को जो हम क्रॉप से ऑब्टेन करते हैं उसे हम मिटिगेट बैडली इन्फेक्ट करते हैं, कंटिमिनेट करते हैं। वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, और पाकिस्तान में तो बहुत ही बड़ा, कि अगर पानी ज़्यादा भी हो तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें और किस तरह उसे कंजर्व करें आने वाले टाइम के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, टू डू एग्रीकल्चर प्रिसाइसली। प्रिसीजन मतलब ये है
कि हमें मालूम हो कि कहाँ क्या काम करना है और कहाँ क्या काम नहीं करना। तो हमें टारगेट का पता हो कि यहाँ जो है ये टारगेट करना है, यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन की ज़रूरत है लेकिन नाइट्रोजन पहले से ही सॉइल में ज़्यादा मौजूद है, तो हमें नाइट्रोजन की एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र कम करनी पड़ेगी। तो वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से ही पॉसिबल है। प्रिसीजन में ये पता लगाना होता है कि हमें कौन से वक्त पे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की, जो विदाउट एनी रीज़न यूज़ होने हैं, वो बच जाते हैं। इसी तरह कवर क्रॉप्स हैं। कवर क्रॉप्स का काम ये होता है कि वो आप देखें, आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर पाकिस्तान में सर्दी में जो है वीट लगाया जाता है, गंदम। उसकी कटाई के बाद हम मेज़ लगाते हैं, मोस्टली यही रोटेशन रहती है। तो इसके दरमियान कुछ टाइम इस तरह होता है कि हम लैंड को खाली छोड़ते हैं। तो लैंड को खाली छोड़ने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करना कर देते हैं। तो कवर क्रॉप्स का काम ये होता है कि वो उन न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट रखता है सॉइल की अपर लेयर में, ताकि वो जो हम कल्टीवेशन करें तो क्रॉप्स के लिए वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहें। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में भी यही है कि एनर्जी प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम कंबाइनली कैसे कर सकते हैं एक ही पीस ऑफ लैंड पे, जो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे एग्जांपल्स देखकर जो कमिंग स्लाइड में मौजूद हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो मौजूद है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो इसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि इसके आउटपुट्स क्या हैं। तो इसमें जो होती है कि लोअर एनर्जी यूज़ होती है, लाजमी बात है कि एप्लीकेशन उसकी आसान होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर ऑर्गेनिक मैन्योर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि वेस्ट होता है कैटल्स का, तो वो अफोर्ड करना निस्बतन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के काफ़ी आसान है। इट आल्सो रिड्यूस सॉइल लॉस। सॉइल को भी इंटैक्ट रखता है ये मैन्योर, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होती है और सॉइल का लॉस जो होता है कम, सॉइल डिस्टर्ब नहीं होती। लार्जर फ्लोरल फॉनल एंड माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी। जब हम एक ऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करेंगे तो वहाँ लाजमी बात है कि लाइफ की पॉसिबिलिटी, वो माइक्रोब्स के लिए हो या प्लांट्स के लिए हो या इंसेक्ट्स या एनिमल जिसके लिए भी हो, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो लाइफ को अट्रैक्ट करेगी। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज करती है। ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली वो फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि सॉइल में काफ़ी टाइम एक बॉडी या डिकम्पोज या जो भी लिविंग थिंग है वो काफ़ी टाइम रहने के बाद जो डिकम्पोज हो जाती है, और ये बेसिकली होता है कार्बन। और कार्बन जो होता है वो ग्रोथ के लिए और सॉइल के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। तो ये जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में इंक्रीज करती है। एंड इवेंचुअली इट आल्सो इम्प्रूव सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से मुराद ये है कि जो सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, जो उसमें पोर्स होते हैं, जो एरेशन होती है, जो एयर होती है, तो उसमें जो कैपेसिटी होती है वो उसको इंक्रीज करती है, क्योंकि मैनोर से सॉइल में एडिशन होती है ऑर्गेनिक स्टफ़ की। और जब ऑर्गेनिक माइक्रोब्स इन चीज़ों की मकदार सॉइल में ज़्यादा होती है तो वो रिस्पायरेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, एंड when they respire they form air pores in the soil, और वहाँ उस पोर्स में फिर वाटर होल्ड करने की जगह बन जाती है, और इस तरह इवेंचुअली कैपेसिटी वाटर होल्डिंग ज़्यादा होती है। तो जब लोअर वाटर होल्डिंग हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो लोअर वाटर कंजम्पशन होगा। लोअर वाटर कंजम्पशन कैसे होगा कि
कम पानी में हमें ज़्यादा काम मिल जाएगा और जो एक्सेस वाटर है वो ज़ाया नहीं होगा, वो भी इस्तेमाल में आएगा। लीचिंग नहीं होगी, फ्लडिंग नहीं होगी, ओवर यूज़ नहीं होगा। इसमें जो इस्तेमाल होते हैं तो वो लोकल रिसोर्सेज में आपकी जो ये कैटल वेस्टेज आ जाता है, रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जो ट्रांसपोर्टेशन में और जो एप्लीकेशन करते हैं हम जब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसमें ट्रैक्टर्स वगैरह का मशीनरी का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इवेंचुअली इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ होता है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ होता। अब नेक्स्ट उसमें आप एग्जांपल देख लेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री की। आपको इस पिक्चर से काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली है क्या। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर डुअल पर्पस। तो इस ऊपर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, इलस्ट्रेशन है कि इसमें कैटल्स और ट्रीज कंबाइन हैं और यहाँ कैटल्स रहते भी हैं। सिल्वा पेस्टोरल का मतलब ही यही है कि लाइव स्टॉक एंड ट्रीज इन अ सेम एरिया। यहाँ इन कैटल्स के लिए अलग कोई जगह नहीं होती, यही दरख्तों की शेड्स में ये रहते हैं। और जो आसपास जो घास उगती है ये या जो टाइप के जो ट्रीज प्लांट होते हैं ये एज अ पेस्चर मतलब जो खुराक होती है इन केटल्स की, वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। नीचे है सिल्वा एरेबल। सिल्वो एरेबल तो ये कम्बिनेशन है क्रॉप्स और ट्रीज का। जब क्रॉप्स और ट्रीज एक ही लैंड पीस ऑफ लैंड पे हम कल्टीवेट करें, उसको उगाएं, तो इसमें ये होता है कि लैंड यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली होती है। जो हमें लैंड की अवेलेबिलिटी है उसमें मसला नहीं आता, लैंड ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। नेक्स्ट एग्जांपल आप क्रॉप प्रोडक्शन की देख सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ 3 किस्म के क्रॉप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक वीट है, एक है ब्रासिका जिसको हम सरसों बोलते हैं, और तीसरा है लेग्यूम क्रॉप है, मेरे ख्याल में ये है कॉमन बीन। तो क्रॉप रोटेशन इस तरह तरीके से करनी चाहिए, इस तरह तरीके से मैनेज करनी चाहिए सस्टेनेबल रहने के लिए कि न्यूट्रिएंट्स और क्रॉप्स को भी अवेलेबल हों। फॉर एग्जांपल हम वीट लगाते हैं ना, तो वीट में ये होता है कि ये इसको एग्जॉस्टिव क्रॉप कहते हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप मतलब ये कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मौजूद होते हैं सब कंज्यूम कर लेता है, और सॉइल को कोई भी नहीं कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं छोड़ता। जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पेशली नाइट्रोजन वो सब कंज्यूम कर लेता है। तो नेक्स्ट आने वाले क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, या हमें फिर से सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। इसी वजह से हमें इस तरह क्रॉप की सिलेक्शन करनी होती है इसके बाद कि वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर सके। उसकी एक एग्जांपल है जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, जिसमें ये कॉमन बीन यहाँ पिक्चर में मेंशन है। तो ये कॉमन बीन क्या करता है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में, और जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स करता है, और जो एक्सेस होता है वो रूट्स की मदद से सॉइल में उसको छोड़ देता है। तो उससे आने वाली नेक्स्ट क्रॉप को फिर से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो क्रॉप रोटेशन जो बेसिकली है वो है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, और जो उसमें जो सिलेक्शन है क्रॉप्स की वो बहुत नेसेसरी है सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप एग्जांपल देख सकते हैं टिलेज की, जो कि टिलेज मैंने आपसे कहा कि सीड ब्रेड प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह से सॉइल डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट नहीं रहते, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसी वजह से अगर टिलेज ना हो तो सॉइल डिस्टर्ब नहीं रहती, सॉइल के न्यूट्रिएंट डिस्टर्ब नहीं होते, और सॉइल को मेंटेन और प्रिजर्व रख सकते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए। इसी तरह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन है डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं पेस्ट को भगाने में या पेस्ट को ख़त्म करने के लिए।
तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम क्या कर रहे हैं, तो अब अगर इस पिरामिड को, इस ट्रायंगल को उल्टा कर लें, तो हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में यही हो रहा है कि केमिकल का यूज़ सबसे ज़्यादा है और इन और प्रैक्टिसेस का यूज़ सबसे कम है। लेकिन अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड में देखें, तो हमें ये इस तरह से नज़र आता है कि कल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें सैनिटेशन को अच्छा रखना और हैबिटेट चेंज करना, क्रॉप चेंज करना, जिस एरिया में अगर उसका होस्ट ज़्यादा हो इंसेक्ट की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में, तो उन क्रॉप्स को चेंज करना इज़ अ प्रॉपर वे टू अवॉइड पेस्ट। तो वो कल्चरल में आता है। उसके बाद फिज़िकल और मैकेनिकल यूज़ काफ़ी कम है पाकिस्तान में। कोई भी मैकेनिकल तरीके से या कोई रिलायबल तरीके से पेस्ट को या इन डिजीज़ को मिटिगेट करने की कोशिश नहीं करता, जिसमें मैकेनिकल जो ह्यूमन यूज़ उसमें लेबरियस होता है, तो इस वजह से नहीं होता। बायोलॉजिकल यूज़ भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो भी पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलता है कि हम प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स जो पेस्ट होता है या इंसेक्ट का, वो उसकी हैबिटेट को हम ज़्यादा कर लें। फॉर एग्जांपल लोकस्ट का अटैक आया था पाकिस्तान में प्रीवियसली, तो उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी स्प्रेज, काफ़ी केमिकल इस्तेमाल हुए, जिसकी वजह से क्रॉप भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुआ। उसके बदले हम ये कर सकते थे कि हम जो उसका प्रीडेटर है लोकस्ट का, हम उसकी ग्रोथ कर लेते, उसको छोड़ देते, ताकि ये एनिमीज बन जाते और इवेंचुअली इनको ख़त्म कर देते। और सबसे टॉप पे सबसे कम जो यूज़ होना चाहिए वो है केमिकल्स, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो ये इस तरह चीज़ है कि इस तरह नहीं कह सकते कि हाँ हम बीमार हैं तो डॉक्टर कहता है कि बस ये मत खाओ। करना तो है, ये काम तो करना है, पेस्ट मैनेजमेंट भी करनी है, एग्रीकल्चर भी करना है, क्रॉप भी ग्रो करने हैं, नीड्स को पूरा करना है। देयर इज़ नो चांस ऑफ नॉट डूइंग दीज थिंग्स। ये तो बेसिक ज़रूरत है। सर्वाइवल, ज़िंदगी का सर्वाइवल, ज़िंदगी का जो अ, मकसद पूरा होता है, जो सर्वाइवल होता है, वो कोई ना कोई कुर्बानी देने से ही पूरा होता है। लेकिन अब हमने सोचना है कि कुर्बानी देनी किस तरह। नेक्स्ट स्लाइड में आप इरिगेशन सिस्टम एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह एफिशिएंटली पानी इस्तेमाल हो रहा है। हमारा यहाँ क्या कंसेप्ट है कि हम ग्राउंड पंपिंग करते हैं और ग्राउंड पंपिंग से वाटर टेबल भी नीचे चला जाता है और वो पानी एज अ फ्लड की शक्ल में हम क्रॉप्स को सप्लाई करते हैं, जिसमें वो ऑलमोस्ट 5 to 6% यूज़ करता है, बाकी 95% यूज़लेस जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप इस पिक्चर में, ये एक सस्टेनेबिलिटी की बहुत बड़ी मिसाल है। जिस तरह मैंने कहा कि हम इस तरीके से यूज़ करें कि इस्तेमाल कम हो लेकिन हमें फ़ायदा पूरा मिले। तो ये ड्रिप इरिगेशन और ये जो स्प्रिंकल इरिगेशन आप पिक्चर में देख सकते हैं, फुहारे की शक्ल में जो क्रॉप को पानी दिया जा रहा है, तो ये क्रॉप तक पहुंच रहा है जो नीड है और प्रिसाइजली क्रॉप तक पहुंच रहा है। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर की भी एक मिसाल है। तो इस कंसेप्ट को और इस प्रैक्टिसेस को दुनिया में आजकल अडॉप्ट किया जाता है। कवर क्रॉप्स की एग्जांपल में आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में कि जब क्रॉप प्लांटेड है सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है। और जब क्रॉप नहीं प्लांटेड, लैंड फेलो है, तो ये न्यूट्रिएंट्स ग्रेविटी की मदद से नीचे जा रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है ज़मीन के जो लेयर जिसमें कल्टीवेशन होती है उस अपर लेयर से नीचे जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स की ये कैपेसिटी है कि वो ग्राउंड वाटर को पंप करता है, रूट्स के ज़रिए ऊपर खींचता है, तो ये अपर सॉइल में, अपर लेयर में इंटैक्ट रहते हैं। तो इसीलिए लैंड को फैलो ना छोड़ना, ये एक न्यूट्रिएंट्स के एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स पहले से ही अवेलेबल होंगे, सॉइल टेस्ट हम करते हैं, उसमें पता लग जाता है कि सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट्स और रिक्वायर्ड कितनी है। जैसे कि मैंने प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि हम knowing what to do or what not to do is called precision, and applying the best thing which is needed is actually doing it precisely.
नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक ही पीस ऑफ लैंड को हम यूटिलाइज दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एनर्जी प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन सेम पीस ऑफ लैंड पे हो रही है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो सोलर पैनल्स मौजूद हैं इस वक्त, तो ये जो क्रॉप नीचे लगा हुआ है उनको शेड्स दे रहे हैं, और शेड्स में ज़्यादातर क्रॉप्स इस तरह होते हैं जो शेड्स में उगते हैं या लो टेम्परेचर पे होते हैं। गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो क्रॉप हम ग्रो नहीं कर सकते। तो इस प्रैक्टिस की वजह से हम आउट ऑफ सीजन क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि शेड्स की वजह से उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है और वो आपको सीज़न के बगैर भी वो क्रॉप अवेलेबल होते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी का तो फ़ायदा यही है कि जो एनर्जी, जो कॉस्ट, जो मैनेजमेंट में जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, जो क्रॉप के लिए मैनेज करने के लिए नीडेड फार्म मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए नीड नेसेसरी होते हैं, वो इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पूरे हो जाते हैं। अब रीसेंट एफर्ट्स जो पाकिस्तान के हवाले से जो हो रही हैं और जो हो चुकी हैं, उनमें कुछ एफर्ट्स शामिल हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी क्रूशल एफर्ट्स थी, लेकिन अभी इनमें और प्रोग्रेस करना बाकी है। जिसमें सबसे पहले है वही जो हमने बात की इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एफर्ट्स हो चुकी हैं, इस इन पे अभी भी काम लगा हुआ है, हो रहा है। मैंने भी अपनी बीएससी की रिपोर्ट में यूज़ किए थे बेनिफिशियल माइक्रोब्स दैट आर कॉल्ड फोस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी। तो पीएसबी का फ़ायदा ये हुआ कि जो फॉस्फोरस नीडेड फॉर द क्रॉप ग्रोथ, जो फॉस्फोरस की नीड थी, वो ऑलमोस्ट 5% रिड्यूस हो गई, क्योंकि जो वेस्ट जा रहा था फॉस्फोरस, वो फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया उसको सोलुबलाइज कर रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादातर इमोबाइल रहता है सॉइल में। तो जब सोलुबलाइज कर रहे थे तो वो प्लांट को अवेलेबल था, तो इसलिए बाहर से फॉस्फोरस डालने की कमी आई। तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, उसमें मैंने एक पेपर भी पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल में। तो इसी तरह वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स भी काफ़ी हो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी स्टार्ट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के नाम से पेशावर में काफ़ी जगहों पे काम शुरू है। ट्रीज प्लांटेशन भी हो रही हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री हमारे एरिया में काफ़ी आपको मिलेगी। अगर आप कभी भी केपी विजिट करें, आप में से कोई भी, तो आप देख सकते होंगे कि ट्रीज और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज हैपनिंग ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। इस तरह सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से इतना काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो काम हुए वो बताना ज़रूरी है, जिसमें था कि वैक्सीनेशन थी, और जिसमें ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स किया जा रहा था मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, वो कम किया। और नेक्स्ट जो है वो क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप वैरायटीज़। जो क्रॉप की वैरायटीज़ होती हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिकल क्रॉप्स हैं, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, क्योंकि वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें अपने आप को ढाल नहीं सकती, उनकी प्रोडक्शन इवेंचुअली कम हो जाती है। तो उसको हमने रिप्लेस करना होता है जो क्लाइमेट को सूट करें उन वैरायटीज से, जो कि बाहर से या हमारे रिसर्च स्टेशन में जो प्लांट ब्रीडर्स जो नई वैरायटीज़ बनाते हैं, उसको इमेस्कुलेशन कहते हैं, जो क्रॉसिंग करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स की। तो उसी पे मेरा एमएससी में भी एक्सपेरिमेंट था, उसका जो टॉपिक था उसका नाम से समझ जाएंगे, ये एवोल्यूशन ऑफ एडवांस वीट वैरायटी इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो उसमें 10 से 15 वैरायटीज़ मैंने एवोल्यूएट की, उसमें फिर उनकी स्क्रीनिंग करनी थी कि कौन सी इस करंट क्लाइमेट के मुताबिक किस वैरायटी ने ज़्यादा प्रोडक्शन दी। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और ट्रेनिंग्स जो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, रिसर्च सेंटर लेवल्स पे, इनका भी इनकी भी शुरुआत हो चुकी है, और ट्रेनिंग्स और ये सिलसिले भी अभी जारी हैं। अब जो चैलेंजेस हैं
जो पाकिस्तान का करंट सिनेरियो जो है जिसमें पाकिस्तान जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और बहुत मतलब क्रूशल हैं, जिनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले आता है वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी तो सबसे पहले हमारा मसला ये है कि half of the land present in Pakistan, more than half, is arid areas, where the rainfall is less than 250 millimeters per year, per year. तो इस सूरत में ये होता है कि वहाँ पानी की किल्लत आती है पाकिस्तान में. It's very unfortunate to say that there are areas where people don't get any water for drinkable purpose. तो वहाँ क्रॉप के लिए क्या पानी होगा. तो ऐसे एरियाज काफ़ी ज़्यादा हैं, और जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, जो सेमी एरिड हैं या जो ट्रॉपिकल कुछ एरियाज पाकिस्तान में हैं, वहाँ वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ भी वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि वाटर कंजर्व नहीं हो रहा, उसकी सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है. सस्टेनेबल अप्रोच इसी वजह से नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही. लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है. ओवर यूज़ ऑफ इरीगेशन, ओवर यूज़ ऑफ वाटर, फ्लड इरीगेशन की वजह से जो पानी यहाँ से गुजर जाता है उसको कहाँ तो जाना होता है, तो वो जो ठहर जाता है जहाँ, वहाँ सैलिनिटी पैदा करता है, ज़मीन ख़राब करता है और उसे नालायक बनाता है कि वो क्रॉप उस पर ग्रो हो सके. क्लाइमेट चेंज एज एन ऑब्वियस रीज़न फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इंसान तो अडॉप्ट कर लेते हैं जूं तू करके, उस क्लाइमेट में एसी लगा लेते हैं, हम हीटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, घरों में छुप जाते हैं, लेकिन क्रॉप तो वर्नेबल है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को. तो उसी वजह से सबसे ज़्यादा असर जो होता है क्लाइमेट चेंज का वो क्रॉप पे होता है. और उसमें होता क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस होती है. क्रॉप प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड तो ज़्यादा हो रही है, दिन पर दिन पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन कम हो रही है. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर रेज हो रहे हैं और जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है क्रॉप की हैबिटाट के लिए, तो वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा. डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल एज यूजुअल, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि हम पाकिस्तान अभी तक इस मामले में काफ़ी पीछे है. अभी तक हम रिलाय करते हैं डीजल इंजन पर, जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम है. एफिशिएंसी कम होने की वजह से वेस्टेज ज़्यादा होता है और आउटपुट कम मिलता है. इसी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मैंने तो अभी तक पाकिस्तान में PRC, पाकिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं भी ड्रिप इरीगेशन या मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम नहीं देखे. सभी फ्लड इरीगेशन करते हैं, इवन ऑन यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर लेवल्स, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की लैगिंग की वजह से है. लिमिटेड रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, जो रिसर्च तो लिमिटेड नहीं है, लेकिन इनोवेटिव रिसर्च लिमिटेड है. नई रिसर्चेस काफ़ी लिमिटेड हैं, नहीं हो रही. और रिसर्च जितने भी स्टूडेंट्स और नए स्कॉलर्स आए हैं, पुरानी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें दोबारा से दोहरा रहे हैं, जो कि साबित हो चुकी हैं, जो कि इनोवेशन में बिल्कुल हेल्प नहीं करता. एक्सटेंशन सर्विसेज काफ़ी वीक हैं. इंगेजमेंट नहीं है फार्मर्स के साथ कि उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू प्रैक्टिसेस के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में उन्हें टीच किया जा सके इन अ प्रॉपर वे, कि जिस ज़बान में वो समझते हैं, जिस लेवल उनका जो लेवल है, जो लिटरेसी रेट है या लिटरेसी लेवल उनका है, उस मुताबिक एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं हो रही. इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट एज यूजुअल, इकोनॉमी वीक है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो ख़रीदना और जो मटेरियल ख़रीदना फार्मर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है. लैंड टेन्योर इश्यूज, जागीरदारी काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, ज़मींदारी, जिस वजह से जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं वो अच्छा जो पीस है वो अपने आगे रखते हैं. जो जो प्रोडक्टिव सॉइल या प्रोडक्टिव लैंड जो नहीं होती, उसे फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए देते हैं. और मार्केट एक्सेस और वैल्यू चेन इशू जो है कि थर्ड और फोर्थ पर्सन बीच में इन्वॉल्व होता है, जो कि
मार्केट को काफ़ी इफेक्ट करता है और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। और गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसीज़ एंड इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं मुल्क में अनस्टेबिलिटी की वजह से। इन चीज़ों पर गौर काफ़ी कम दिया जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन इनकी बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन और implement करना जो list है, रेसिलियंट फार्मिंग ये शुरू हो उज़ैर चुकी हैं, उज़ैर लेकिन अभी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा अभी आ रही है सही। हाँ, सही है अब, ठीक। अच्छा, तो क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग अप्रोचेस जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि मैंने भी इस पे काम किया है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होनी बाकी है और हम वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हम उस पर भी ज़्यादा काम होते देख सकें। जो ही प्रैक्टिस मैंने एक्सप्लेन की ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही यहाँ दोबारा उस पर जोर दिया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस पे। ये सस्टेनेबिलिटी में क्या रोल प्ले करते हैं जब हम ऑर्गेनिक सोर्स यूज़ करते हैं। उसी वजह से हम जो डिपेंडेंसी है सिंथेटिक थिंग्स पे वो कम हो जाती है और सिंथेटिक जो मटेरियल्स हैं उनका इफेक्ट एडवर्स होता है। स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, तो यही के रिसर्च को जो रिसर्च फॉर्म्स हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको हमने सब्सिडीज देनी है हुकूमत की तरफ से। ये अब इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं हो रही है, अब मेजर लेवल पे मसले हैं जो हल होने ज़रूरी हैं बहुत। तो उसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज सबसे पहले आता है, क्योंकि इनोवेशन की शुरुआत ही इन्हीं इंस्टीट्यूट और इन्हीं रिसर्च सेंटर से होती है। वो बाकी फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लोगों में और माइनर लेवल पे फार्म लेवल पे आते हैं। उससे पहले यहाँ ही जो नई इनोवेशन होती है वो होती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट, जो कि फार्मर्स को देनी चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि हम फार्मिंग इन अ प्रॉपर एंड सस्टेनेबल वे किस तरह करें और किस तरह उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है विदाउट बैडली इफेक्टिंग द क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। मार्केट लिंकेज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से जो एक गरीब किसान होता है वो सस्ते कीमत में अपना जो प्रोडक्ट है वो फ़रोख्त कर देता है और वो फिर वो मार्केट में जाके जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो बायर होता है उनका वो हाई प्राइस में सेल करता है। पब्लिक के दरमियान भी इन चीज़ों की अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। इसमें पब्लिक की अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिकल यूज़ इंतहाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो रिमेन्स होते हैं इन केमिकल्स के वो फ्रूट्स पर रह जाते हैं या सब्जियों पर रह जाते हैं, तो उन्हें धोना ताकि ह्यूमन उससे इफ़ेक्ट ना हो सकें, लोग इफ़ेक्ट ना हो सकें। तो इस किस्म की पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करने भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कोलैबोरेशन रिसर्च आइडियाज़ एक्सचेंज करने में या न्यू टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र में बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटैक्ट रहें हम और उनसे अवेयर रहें कि दुनिया जा रही कहाँ है। नेक्स्ट पिरामिड जो आपको दिख रहा है वहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत बॉटम में सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च ने, जिससे हमें ये मालूम होता है कि इस चीज़ की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि और जो चेंजेस होंगी वो इसके बिना पर ही होंगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा उसकी वजह से रिसर्च में इनोवेशन आएगी, बहुत लोग प्रमोट होंगे, रिसर्च करेंगे, उसकी फाइंडिंग्स की बेस पे आगे जाके जो चेंजेस होंगी वो उन्हीं की फाइंडिंग की बेस पे होंगी। उसके बाद जो कल्चर चेंज है, जो डायनेमिक्स है, कल्चरल डायनेमिक्स पाकिस्तान में जो है, जो कल्चरली होता आ रहा है, उसमें हमें स्क्रूटनी करने की ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा कि कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस इस तरह हैं जो कि इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू देयर आउटपुट्स। उनका आउटपुट ज़्यादा है या उनका जो बैड इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं।
तो इनको देखना बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद जो दो इंसेंटिव एंड पॉलिसी, तो ये एंड में आ जाते हैं, लेकिन लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट लेवल पर और मेजर लेवल पर बात अगर होती है तो वो इन्हीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और पॉलिसीज ही होती है। क्योंकि अगर पॉलिसीज इस तरह आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर द कंट्री होगी, तो उसमें ना ही कोई मुदाखलत कर सकता है, और फिर इम्प्रूवमेंट इस तरह होगी कि मतलब हर बंदा अवेयर रहेगा कि ये करना है ये नहीं करना। तो गवर्नमेंट लेवल पर इस अप्रोच को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था ऑल अबाउट बैकग्राउंड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, and then what sustainable agriculture is and how it's going on in the world, and what's the scenario in Pakistan and what should be done for the future. Thank you. Thank you so much, Uzair Ahmad. It was really a nice presentation. And if we have any questions from audience, you can ask. Okay, so Uzair, I have a question. Yeah, sure. You talked about the integration pest management and gave the example of Yeah. locust attack. Yes. You said it was better to use some anti-predator technique instead of chemicals. So I am interested to know if you know there's any that organic or anti-predator technique. What do you mean? You mean any insect or any plant that we could have used to kill the locust? Are you getting me? Was there? Are you getting me? Well, I think we lost the connection with Ozair. Well, it was very nice presentation, and I would like to thank everyone who is here. Thank you so much. Thank you so much, Uzair. It was really nice presentation, and thanks to everyone who is here. And if anyone still has a question, he can ask on our YouTube comment, or he can email us on our email. And if someone has missed the live session, he can see this recording on our YouTube channel. So thank you so much. Sorry, my connection was lost. Yeah, Uzair is back. Uzair, sorry, I don't know if you got my question or not. No, I just heard आवाज that. मैं ये पूछ रहा था कि आपने लोकस के बारे में कुछ कहा था कि उसको बेहतर होता केमिकल के बगैर हम किसी एंटी प्रीडेटर से मारते या कोई जी एक जी। सॉल्यूशन होता। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा कोई हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद था विदाउट केमिकल्स, हम उसको कैसे भगाते? क्योंकि मुझे मुझे पता है, मैंने देखी थी वो लोकस्ट अटैक जो हुआ था हमारी फील्ड्स पर। अच्छा, उसमें एक अप्रोच ये हो सकता है ना कि उसका जो प्रीडेटर है वो है एक बीटल, एक किस्म का बीटल होता है। लेकिन जो मैंने सुना था कि लोकस्ट काफ़ी बड़े थे। हम बढ़े थे मैंने बिल्कुल। देखे मैंने देखे नहीं थे, लेकिन ये काफ़ी बड़े थे। नहीं, हमारे तो पास मतलब क्योंकि वो सिंध में बहुत ज्यादा अटैक हुआ था लोकस का, और वो साइज में काफी बड़े थे। तो जी जी। मुझे नहीं पता तो कि उसको शायद किसी तरीके से विदाउट केमिकल्स भगा सकते हैं।
जी, तो वो तो एक एक्सेप्शन केस है ना, वो तो इस तरह हो गया था कि इंतहाई ज़्यादा थे। तो इंटीग्रेशन की बात हमने इसीलिए की कि हम 3, 4, 5, 6 मेथड जितने भी हैं उनको, जिसका एडवर्स इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है उसको कम इस्तेमाल करें, उसके बाद जो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एडवर्स इफ़ेक्ट उसका कम है, उसको इस तरह 3-4 मेथड्स को इंटीग्रेट करके हम जो है मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो अटैक था तो इसमें इस तरह हो सकता था, लेकिन बहुत सीवियर था, तो इसमें हमने वही अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी जो मतलब सबसे बेनिफिशियल है, जो सबसे कंट्रोलेबल है इसके लिए। तो उसमें लाज़मी है, केमिकल तो था ही सबसे टॉप पर, क्योंकि सबसे पावरफुल तो यही है, लेकिन सबसे बैड इफ़ेक्ट भी इसका ही है। लेकिन इसी तरह सिचुएशन में हम फिर इसी चीज़ पर रिलाय करते हैं। लेकिन मोस्टली इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये यूजुअल है, हर एक क्रॉप के अपने-अपने पेस्ट और इंसेक्ट होते हैं। तो जो एक मतलब यूजुअली हो रहा हो तो उसमें हम ये अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये तो अब बस बिल्कुल आउट ऑफ द वे बात हो गई थी कि वो लोकस्ट सारे आ गए थे और इंतहाई ज़्यादा तबाही मचा दी थी। तो उसमें फिर हमने जो सबसे बेटर अप्रोच है वही यूज़ करनी होती है। औरों को इस भी हमने यूज़। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है, जैसे आपने अपनी रिसर्च के बारे में बताया कि आपकी रिसर्च जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन और क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी। लेकिन अगर हम लोकल लेवल पर देखें तो फार्मर्स को तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो ऐसा कोई तरीका है कि आप अपनी जो रिसर्च है वो आम जो फार्मर है उस तक पहुंचाने की कोई कोई ऐसी तरकीब या कोई ऐसा प्रोसीजर या कोई ऐसा कैंपेन है आपके ज़हन में कि आप असल में चल रही है या आप करना चाहते हैं? असल में मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो मेरी इन कोलैबोरेशन विद सीरियल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट नौशेरा है। और ये इस तरह रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि इसमें जो वैराइटीज़ आती हैं बाहर से, जो उनको लाइन्स बोलते हैं, वो 100, 200, 300 इस तरह लाइन्स होती हैं, उसके 50-60 सीड्स होते हैं। तो वो हम खाली इधर ग्रो करते हैं अपने क्लाइमेट में, फिर हम उनकी क्रॉसिंग करते हैं। उनकी क्रॉसिंग करने के बाद उनसे फिर जो बेस्ट आती हैं, फिर हम उनको ग्रो करते हैं, फिर उनमें से जो बेस्ट निकल के आती हैं, फिर उन पे हमारे ट्रायल्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े ट्रायल्स होते हैं। तो ये मेरी रिसर्च जब होगी तो इनमें से जब बेस्ट निकलेगी, अब इसमें जो बेस्ट निकली है अब उनके आगे ट्रायल्स होंगे। जब आगे ट्रायल्स हो जाएँगे उनके बाद फिर तो उनमें सबसे बेस्ट होगा, फिर उसको सर्टिफाइड वैरायटी कहकर हम प्रेज़ेंट करते हैं। और वो सर्टिफाइड वैरायटी जाती है फार्मर के पास। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ये इसी तरह होता है, लेकिन फार्मर बेचारे को एक्सटेंशन एजुकेशन होने की वजह से उसको पता ही नहीं है कि ये वैरायटी आ रही है कहाँ से। तो हम व्हीट वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो ये हर दूसरे तीसरे साल चेंज होती रहती हैं। तो ये मतलब ये हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, ये फार्मर तक पहुँच भी रही है। ये वैराइटीज़ जो मैंने अभी काम की हैं, अभी इनमें से वैरायटी निकलेगी और वैरायटी को नाम दिया जाएगा और फिर वो फार्मर्स तक पहुँचेगी। तो फिर वो कुछ अरसे तक वो फार्मर में मशहूर रहेगी कि यार फलानी वैरायटी की यील्ड काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक्सटेंशन सर्विसेज ना होने की वजह से उनको पता नहीं होता कि ये प्रोसेस किस तरह आ रहा है। लेकिन इसका बेनिफिट पहुँच रहा है फार्मर्स को। हुँ, मेरे पास और भी क्वेश्चन्स हैं लेकिन हम टाइम हमें ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन जो आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने बात की टेक्नोलॉजी के हवाले से कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, वो तो हम देखते भी हैं। हमारे पास बहुत पुराने दौर के ट्रैक्टर्स होते हैं और जो हल होते हैं वो यूज़ करते हैं, पुराने दौर की थ्रेशर मशीन्स यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका क्या कमेंट होगा कि हम एडॉप्ट कर पाएँगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं, उसको किस तरह अपनी फील्ड या एक आम फार्मर के पास किस तरह लेके आ सकते हैं? तो ये अब ये इस तरह बात है कि अब ये छोटे लेवल पे तो कोई कर नहीं सकता ना। अब इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट फेडरल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा इनिशिएटिव है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है वो तो अगर हमारे पास इस तरह काबिल लोग मौजूद हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बना सकें, उन्हें भी फिर रिसोर्सेज लगते हैं इन इसमें मतलब एडवांसमेंट हासिल करने के लिए। उसके अलावा अगर हुकूमत चाहे तो वो इन मशीनरीज़ को या इस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कराकर, तो ये टोटली डिपेंड, आई थिंक टोटली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के आने वाले वक़्त में हमारे पास यही आउटडेटेड चीज़ें रहनी हैं
या हमने इम्प्रूव करना है। तो ये मेजर लेवल की बात है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता एक सवाल कमालुद्दीन से है कि does government has taken any initiative regarding empowering the farmers about modern techniques? है। अच्छा, तो इस तरह है कि रिसेंटली एक ATI में एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पेशावर में, तो उसमें एक प्रोजेक्ट आया था एक्सटेंशन के हवाले से। उसमें ऑलमोस्ट 300 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स उसमें रिक्रूट किए गए। उसके अलावा 1000 फील्ड असिस्टेंट उसमें रिक्रूट किए गए, जो कि इनका काम ये था कि एक्सटेंशन ब्रिज बनाना है रिसर्च और फार्मर्स के दरमियान में, कि टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन या जो नई प्रैक्टिसेस हैं वो ट्रांसफ़र हो सके। तो हमारी प्रोवेंशन लेवल पे KP में तो इस पे रिसेंटली काम हुआ है, हो भी रहा है। ये प्रोजेक्ट 3 साल का है और इस पे काम चल रहा है। तो यहाँ तो नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा, क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त हम किस फेज से गुजर रहे हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल जी। समझ सकते हैं हम। एक और भी क्वेश्चन है अनीस की तरफ से कि why don't we use different type of different seeds oils instead of chemical pesticides? अच्छा, तो बात वही आ गई कि जो सबसे कन्वीनियंट होता है, इंसान की फितरत है, जो काम सबसे कन्वीनियंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता है, वो वही अप्रोच इस्तेमाल करता है। तो इसमें सबसे कन्वीनियंट यही स्प्रे केमिकल हैं, हम बैड इफ़ेक्ट को देखे बगैर हम वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके हमें आउटपुट ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑयल्स और सीड और इस किस्म के जो रिपेलेंट्स या कोई इस तरह फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो काफ़ी मेसी प्रोसेस है। उसमें आप इंसेक्ट कैप्चर करते हैं उस फ्यूम्स के ज़रिए, वो अट्रैक्ट होते हैं, कैप्चर होते हैं, फिर उनको सँभालना, सब कुछ करना। तो इसीलिए हम यही अप्रोच नहीं अडॉप्ट करते हैं, हालाँकि बेस्ट यही है, लेकिन थोड़ा लेबोरियस है। तो इस वजह से केमिकल स्प्रे करना हमें ज़्यादा ईज़ी लगता है एज़ कम्पेयर टू अप्लाइंग अदर प्रैक्टिसेस। बिल्कुल आपकी ये सही बात है। और इसके साथ साथ जैसे आपने ये डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी है वो हाईली डिपेंडेंट है क्लाइमेट एंड चेंज मतलब क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी पे और वाटर सस्टेनेबिलिटी पे। ये बात हम तो समझ रहे हैं, लेकिन हम वो मेरे ख्याल में हम वो लोग हैं जिनका अभी ताल्लुक ज़मीन से बहुत कम है। मतलब जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये बात आम फार्मर के पास हम कैसे डिलीवर करें, उसके उसके लिए हम मिलके कुछ ऐसा फोरम बनाएं या कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं ताकि ये एक आम फार्मर तक बात पहुंचे। तो इस इनिशिएटिव में अगर आप सब मिलकर कोई ऐसा इनिशिएटिव निकालें और कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, तो इसके लिए हम ओपन है। क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम वीकली ये क्लासेस चलाते हैं। तो अगर आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स इस कैंपेन में आना चाहें तो शायद एक आम फार्मर तक हम ये बात कन्वे कर सकते हैं कि उसको किस तरह से अपग्रेड होना चाहिए। तो इसके साथ I'm going to close the session and thank you very much, Uzair Ahmad. It was really a very informative session. Thank you so much. थैंक यू, And thank थैंक्स you फॉर everyone who joined here. Thanks a lot. खुदा हाफिज़। Allah Hafiz.